Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We are continuing with our course on Approaches to Indian Philosophy Semester 5, Bachelor of Arts in Philosophy. सो ये जो हमारी वॉल्यूम 3 है अम्बेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस की, इसका हमने वॉल्यूम 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं. एंड द थिंग इज़ दैट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट रीडिंग, टू दैट वॉल्यूम. तो अब हम शुरू करें कि हिंदूज क्यों. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए. इट वुड बी मच मोर हेल्पफुल, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी चीज़ें रिपीटेड है. तो अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि हिंदूज जो है वो कभी भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते, वो एक एसोसिएटेड मोड ऑफ लिविंग में नहीं रहते. तो हिंदूज जो है वो जॉयज़ एंड सॉरोज ऑफ लाइफ, सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ लाइफ को शेयर नहीं करते हैं. तो क्यों ऐसा वो शेयर नहीं करते हैं? वो ऐसा इसीलिए रिफ्यूज़ करते हैं शेयर करने से क्योंकि उनका रिलीजन ही उनको मना करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना है. रिलीजन क्यों मना करते हैं? क्योंकि रिलीजन आपको बोलता है आपको कास्ट सिस्टम में अपने आप को डिवाइड करना है. हिंदुज़म हमें क्या पढ़ाता है? हिंदुज़म बनाता है कि हमें बाकी कास्ट में इंटरडाइन नहीं करना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं, एसोसिएट नहीं करना है. मतलब एक कास्ट को दूसरे कास्ट के साथ मिंगल नहीं होना, इंटर मैरी नहीं करना. इंटर कास्ट मैरिजेस जो है वो बैंड है हिंदुज़म में. तो वो it teaches not to interdine, not to intermarry, not to associate. These don'ts constitute the essence of its teaching. ये जो मना कर रहे हैं कि आपको बस अपनी ही कास्ट में रहना है, अपनी ही कास्ट में आपको शादी करना है, मैरिज करना है, you have to eat and talk and all of these things, ये उसकी टीचिंग का एसेंस है हिंदुज़म जो पढ़ाता है. और ये सारी शेमफुल चीज़ें हैं और ये जो है हिंदुज़म, फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है. तो फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म क्या है? डिनाइल ऑफ फ्रेटर्निटी, पूरी तरीके से भाईचारे को ख़त्म करते हुए. अब फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म जो है इसका सबसे ब्रीफ एनालिसिस जो है वो व्यू ऑफ जस्टिस व्यू ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग, जस्टिस के व्यू के अकॉर्डिंग ये रिवील करता है वो तरीका जिसमें कैसे हिंदुज़म जो है वो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन तीनों आइडियल्स के बिल्कुल खिलाफ है. फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जो है ये सारे डेरिवेटिव नोशंस हैं, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं. इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी है. फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जो है ये बेसिकली दो फंडामेंटल चीज़ें हैं. और अगर हम और ज़्यादा फर्दर डिग डाउन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्वालिटी जो है वो ओरिजिनल नोशन है, रिस्पेक्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी है, और उससे रिफ्लेक्ट बेसिकली इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोशन है जिसे हमें फॉलो करना है. तो जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी वहाँ पे फ्रेटर्निटी भी नहीं होगी, वहाँ पे लिबर्टी नहीं होगी. तो इसलिए हमें ये दिखाना ज़रूरी है टाइम आगे कि हिंदुज़म में कोई इक्वालिटी नहीं है. लेकिन जैसे हिंदुज़म जो है अभी तक इसके पहले अम्बेडकर कहते हैं कि इसके पहले अम्बेडकर ने, जैसे अम्बेडकर स्टडी करें हिंदुज़म को, वैसे स्टडी ही नहीं करा गया है कि कैसे हिंदुज़म में कोई भी इक्वालिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है. तो एक फाइनल ऑब्जर्वेशन है जिसमें वो कहना चाहेंगे, जो कि लॉर्ड एक्टन का ऑब्जर्वेशन है. तो लॉर्ड इज सेइंग दैट इनइक्वालिटी जो है वो कैसे ग्रो करी? हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह. हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से इक्वालिटी प्रिवेल करती है. इट इज़ ऑब्वियस दैट इन मेकिंग दिस ऑब्जर्वेशन लॉर्ड एक्टन ने हिंदुज़म की बात करी है कि क्यों इंडिया में इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हिंदुज़म है. हिंदुज़म के कारण इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से फ्रेटर्निटी और लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. हिंदुज़म में इनइक्वालिटी जो है वो एक रिलीजियस चीज़ है, मतलब उनके रिलीजन में बोला गया है, ओपनली रिलीजन प्रोफेस कर रहा है कि आपको इनइक्वालिटी को फॉलो करना है. तो हिंदूज़ के लिए इनइक्वालिटी जो है वो एक डिवाइन चीज़ है, जो वेदास में, शास्त्रास में लिखी हुई है वो वाली चीज़ है. वो हिंदू सोसाइटी में इतनी ज़्यादा डीप खुली मिली है कि वो सोल ऑफ हिंदुज़म बन गई है. वो सोल ऑफ हिंदुज़म है कि इन इक्वालिटी को आपको फॉलो करना है, आपको लोगों को इन इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीट नहीं करना है. अब हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूटिलिटी मतलब उसकी यूजफुलनेस. हिंदुज़म का ये जो नाउ जैसे कि मिल ने जॉन स्टुअर्ट मिल ने पॉइंट आउट किया था कि जस्टिस और यूटिलिटी के बीच में कोई ऑपोजिशन ज़रूरी नहीं है. जब जस्टिस है तो यूटिलिटी भी, दोनों का एक पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है. तो दूसरे वर्ड्स में कहा है कि जहाँ अनजस्ट है, जहाँ जो अनजस्ट है वो यूज़फुल नहीं हो सकता, और जहाँ जस्टिस है वहाँ पर यूटिलिटी होगी. तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव बिफोर अस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्ट स्टेरिंग अस, कि कास्ट ने क्या किया है. अब कास्ट का जो आइडिया है ये इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया गया? देखिए,
जो हम जब चतुर्वर्ण की बात करते हैं, इन द मैटर ऑफ द चतुर्वर्ण मतलब कि जो हिंदू सोसाइटी थी, जो लोग जो हिंदूज थे वो बेसिकली 4 कास्ट में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये सब चीज़ें हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में अंबेडकर की वॉल्यूम 1 में जो वीडियो अपलोडेड है चैनल पे अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी के ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हिंदूज ने नीचे को फॉलो किया है, जिसने कहा है कि रियलाइज द आइडियल एंड आइडियलाइज द रियल। ठीक है, कैसे? वैल्यू ऑफ द आइडियल मस्ट बी टेस्टेड बाय इट्स रिजल्ट्स। कि हम कैसे पता लगते हैं कोई भी चीज़ आइडियल है, कोई भी चीज़ प्रॉपर है, उसको फॉलो करना है, हम उसके रिजल्ट से देखेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। तो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होना चाहिए ये जज करने के लिए कि चतुर्वर्ण जो है उसने कैसे एवरीथिंग, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अगर हम उसको देखें तो चतुर्वर्ण को हमें पूरी तरीके से कंडेम करना है। अगर हम प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन से देखें तो ये डिस्क्रेडिटेड है, मतलब इन एवरी वे चतुर्वर्ण जो है वो पूरी तरीके से इसको हमें कंडेम करना है, ये गलत है। आइडियल स्कीम मतलब ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फेल कर गया है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, चाहे वो इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, लिबर्टी हो, एवरीथिंग। तो अगर हम एक आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, चतुर्वर्ण का जो ऑर्गेनाइजेशन है कि वो हिंदू सोसाइटी को 4 वर्ण में, 4 कास्ट में ब्रेक डाउन करा, ये जो आइडियल फॉर्मेशन है हिंदुइज्म का, इससे कोई भी कॉमन फ्रंट, कोई यूनिटी फॉर्म नहीं हो पाई है। तो ये जो है वो क्या है? एक आइडियल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है, एक टेक्निक है जो प्रिमिटिव मैन से मतलब वो एडवांसमेंट ही नहीं ला पाया सोसाइटी में। उसने पूरी तरीके से वो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो किया उसने, पर इनइक्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसने प्रोडक्शन तो किया, लेकिन प्रोडक्शन क्या किया? कोई एडवांसमेंट ही नहीं कर पाया। मतलब वो कैसे एक आइडियल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है? अगर हमें प्रिमिटिव मैन से आगे नहीं बढ़ना है, हमें वो सैवेज की तरह रहना है, तो कास्टिज्म को फॉलो करो, चतुर्वर्ण सिस्टम को फॉलो करो। इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, चतुर्वर्ण को फॉलो करो। अगर हमें एक तरफ तो बहुत ज़्यादा वेल्थ और एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी चाहिए, चतुर्वर्ण को फॉलो करो। सो आई नो मेनी हिंदूज हु क्लेम ग्रेट सोशल यूटिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। कई हिंदूज का बोलना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो चतुर्वर्ण है, तो बहुत यूजफुल है, इससे हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन रही है। तो वो मनु को प्रेस करते हैं कि ये कितना अच्छा थॉटफुल डिविजन ऑफ लेबर्स है कि हम 4 कास्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो जिस चीज़ में अच्छा है वो वही काम कर रहा है, इससे काम एफिशिएंट हो रहा है, बहुत बेटर हो रहा है। तो हमें इसको एक्चुअली में अंडर एनालिसिस लेना है। ऐसा क्यों है, ये व्यू क्यों है कास्ट को लेकर? क्योंकि कास्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और हम कास्ट को अलग अलग एस्पेक्ट से देखते हैं। जो सोशल यूटिलिटी या डिसयूटिलिटी की अगर हम बात करें, हम सिर्फ तभी ये बात कर सकते हैं जब हम कास्ट के सारे एस्पेक्ट्स को साथ में लाकर उसका जज कर सकें। हम कास्ट को अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें कास्ट का मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट अगर हम कास्ट का एनालाइज करेंगे तो उससे हमें कुछ और ही कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा। हमें कास्ट के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पार्ट्स को, सारी कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करना है, एनालाइज करना है। तो हमें देखता है कि कास्ट जो है वो लेबरर्स को डिवाइड करता है, काम करने वाले को डिवाइड करता है, वो वर्क फ्रॉम इंटरेस्ट को डिसोसिएट करता है। कास्ट से क्या हो रहा है? ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण का ही काम करना है। वो अगर मान लीजिए कि अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है जो कि जिसके बिजनेस और नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण बॉर्न हुआ है तो उसे उसी ब्राह्मण का काम करना है, स्टडी करना है, एजुकेशन, लर्निंग, वेदास का पार्ट, शास्त्रास का पार्ट, वो बिजनेस नहीं कर सकता। इससे क्या हो रहा है? वर्क और इंटरेस्ट अलग हो रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है लेकिन आप जिस कास्ट में बॉर्न हुए आपको उसी कास्ट को फॉलो करना है। लेबरर्स को डिवाइड करता है, काम करने वाले को डिवाइड करता है, साथ में मिलके काम करने नहीं देता है। ये इंटेलिजेंस और मैनुअल लेबर को डिस्क्रेडिट करता है कि जिसमें आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसमें आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा स्किल है, आपको वो काम नहीं करना है। आपको क्या काम करना है? जिस कास्ट में आप बॉर्न हुए हो। ये क्या करता है? ये बेसिकली डिवाइटलाइज करता है बाय डिनाइंग हिम द राइट टू कल्टिवेट वाइटल इंटरेस्ट। ये उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर देता है कास्ट। आप वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं कर सकते जिसमें आपके इंटरेस्ट है। कास्ट मोबिलाइजेशन इन द सेंस कि कमिंग टुगेदर को प्रिवेंट करता है। आप साथ में आके यूनिटी की तरह यूनाइटेड होके कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अलग कास्ट को बिलोंग कर सकते तो एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ वर्क नहीं कर सकता, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग। तो कास्ट सिर्फ एक
डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। लेबरर्स का डिवीजन मतलब, देखिए डिवीजन ऑफ लेबर हो वो एक अच्छी चीज़ है जहाँ पर आप काम बांट के कर रहे हो, जिसमें प्रोफिशिएंसी है वो काम कर रहा है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबरर्स एक गलत चीज़ है, क्योंकि आप पूरे इंसान को डिवाइड कर रहे हो, पूरे के पूरे सारे के सारे इंसान को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। सिविलाइज सोसाइटी जो है उसको डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबरर्स नहीं चाहिए, ठीक है। और वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं चाहिए। वाटर टाइट कंपार्टमेंट इन द सेंस कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ये इतना टाइट है, इतना बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, बहुत रिजिड है ये डिवीजन जो है। तो कास्ट सिस्टम सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर ही नहीं है, ये एक हायरार्की है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर को एक दूसरे से ग्रेड भी किया जाता है। हम ये ग्रेड और ये स्केल वाली चीज़ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक कास्ट दूसरे से ऊपर है, एक कास्ट दूसरे से नीचे है, तो एक स्केल के फॉर्म में है वो, यू नो, एक उनको ग्रेडिंग दी गई है, दिस कास्ट इज हाईएस्ट, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। एक और थर्ड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ये है कास्ट सिस्टम के कि जो ये डिवीजन ऑफ लेबर ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, नेचुरल एप्टीट्यूड्स के ऊपर बेस्ड होता है। सोशल एंड इंडिविजुअल एफिशिएंसी होती है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, कि आप किस काम में एफिशिएंट हो, आपकी कैपेसिटी आप किस काम में बिल्ड कर सकते हो, उस हिसाब से चूज़ करना है, आपको अपना करियर बनाए। आप जिसमें आपकी स्किल है, आपका इंटरेस्ट है, आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है उस काम के लिए। हर कोई डांसर नहीं हो सकता जिसके पास वो उतनी स्किल है कि वो अपनी बॉडी को इतनी तरीके से मूव कर सके, कंट्रोल कर सके, वो डांसर बन सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम क्या है, अगर आप एक डांसर फैमिली में बनो, आपको डांसर ही बने। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑफकोर्स डांसर्स की कोई ऐसी अलग से कास्ट नहीं होती, बट एक एग्जाम्पल, ठीक है। भले ही आपका इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, नेगोशिएशन में, आपका स्किल नहीं है कि आप कैसे बिजनेस करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है, लेकिन आपको बिजनेस ही करना है अगर आप एक वैश्य हो तो ये जो एफिशिएंसी वाला प्रिंसिपल है ये कास्ट सिस्टम वायलेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स को पहले से ही टास्क दे दिया, उनकी ट्रेनिंग उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट नहीं करता है, उनकी बर्थ के अकॉर्डिंग, उनके सोशल स्टेटस, उनके पेरेंट्स के सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि आपके पेरेंट्स की स्टेटस क्या है, आपकी भी वही स्टेटस रहेगी, आपका भी वही काम रहेगा। तो ये जो है ये सब कास्ट सिस्टम की वजह से। इंडस्ट्री जो है वो कभी स्टैटिक नहीं रहती, कभी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। और ऐसे चेंज के साथ इंडिविजुअल को भी फ्रीडम होनी चाहिए अपने ऑक्यूपेशन चेंज करने की। आज के समय में अगर हम कंपेयर करें तो आज के समय में देखिए, मान लीजिए मीडिया कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एक नई ऑक्यूपेशन है जो आज से 30, 40, 50 ईयर्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि नहीं, कोई कास्ट में बोल दिया गया है कि नहीं आपको तो बिजनेस ही करना है, आपको तो मान लीजिए लर्निंग एजुकेशन ही करना है, आपको तो कुछ ऐसे ही काम करना है, आप ये सब नहीं कर सकते, देन अगर आप चेंज नहीं कर पाओगे विद चेंजिंग टाइम्स, तो ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर पाओगे, सो इट वोंट वर्क। इंडस्ट्री चेंज हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। ऐसे फ्रीडम के बिना हम कैसे एडजस्ट करेंगे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस तो चेंज हो रहे हैं, दैट इज कंपल्शन। आप चेंज नहीं हो रहे हो। अभी जो कास्ट सिस्टम है ये हिंदूज को अलाउ ही नहीं करेंगे एक ऐसी ऑक्यूपेशन लेना जहाँ पे वो बाय हेरिडिटी बिलोंग नहीं करते हैं। हेरिडिटी इन द सेंस कि हेरिडिटी ऑफ कोर्स यू नो कि बाय बर्थ अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में बिलोंग नहीं करते, आप उस ऑक्यूपेशन को नहीं ले सकते। अगर एक हिंदू भले ही मर भी रहा हो भूखा, लेकिन वो नया ऑक्यूपेशन नहीं ले सकता। मान लीजिए एक हिंदू है जिसको नहीं आ रहा है बिजनेस करना, जिसके पास वो बिजनेस और नेगोशिएशन की स्किल नहीं है, वो भूखा मरा, उसका बिजनेस पूरा लॉस में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकता। अगर वो वैश्य है तो उसको बिजनेस ही करना है। और ये क्या है, ये क्यों है, कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम इतना रिजिड है। तो हम ऑक्यूपेशन में रीएडजस्टमेंट नहीं कर पाते, इस वजह से कास्ट सिस्टम एक डायरेक्ट कॉज बन रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिस वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपको वही काम करना है, भले ही आप उसमें लॉस लेकर आओ, आप उसमें कितने भी इनकॉम्पिटेंट हो, लेकिन आपको वही काम करना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह देखें तो कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिफेक्ट के साथ सफ़र करता है, बहुत डिफेक्टिव है ये डिवीजन ऑफ लेबर जो कास्ट सिस्टम लेकर आया। ये चॉइस के ऊपर डिवीजन नहीं है, ये कंपल्शन है, ये आपको फोर्स के ऊपर है। इंडिविजुअल सेंटिमेंट, इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ये कुछ भी नहीं देखा जा रहा है इसमें। सिर्फ इसमें डॉगमा देखा जा रहा है, इसमें प्री डिसाइडेड चीज़ें देखी जा रही है कि आपके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप इस फैमिली में बॉर्न हो, आपकी ये कास्ट है, आपको यही काम करना है। तो हम सोशल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सोशल एफिशिएंसी के हिसाब से हमें क्या ऑक्यूपेशन चूज़ करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारी स्किल हो, ठीक है। और सोशल एफिशिएंसी के हिसाब से हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम का ग्रेटेस्ट ईवल जो है वो पावर्टी नहीं है। वो क्या है कि मैनी पर्सन्स हैव कॉलिंग्स व्हिच मेक नो अपील टू दोज हु आर एंगेज्ड इन देम, कि
you know, the greatest evil in the industrial system is not so much poverty and the suffering that it involves, is the fact that so many persons of callings which make no appeal to those who are engaged in it. मतलब वो उनको अपील ही नहीं कर रहा है, वो उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बेमन होकर वो काम कर रहे हैं, फोर्सफुली वो काम कर रहे हैं, और इस वजह से वो बार बार प्रोवोक कर रहा है इंडिविजुअल को कि वो ऑक्यूपेशन छोड़ के किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में मूव कर जाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम उसको प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। बहुत सारे ऑक्यूपेशन है इंडिया में जिसमें कि जो कि हिंदूज उसको डिग्रेडेड ऑक्यूपेशन समझते हैं। आप वो तो बहुत छोटा काम है, आप नहीं कर सकते, इस वजह से क्या हो रहा है, जिसमें वो स्किलफुल है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी काम में नहीं है तो वो आपको बार बार प्रोवोक करेगा कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही, मेरा इंटरेस्ट काम में नहीं है, मैं ये छोड़ के दूसरा काम कर लूँ, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको फोर्सफुली कास्ट सिस्टम फोर्स करे कि नहीं, आपको यही फॉलो करना है। दूसरा मिसचीफ is to dissociate intelligence from work and create contempt for labor कि आपकी वर्क में आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप एफिशिएंट नहीं हो, आप केपेबल नहीं हो। और एक दूसरी तरफ ये सिंपल, हम थ्योरी इसकी बहुत सिंपल है। कोई है जो ब्राह्मण कास्ट में बॉर्न हुआ है लेकिन वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, कोई है जो वैश्य कास्ट में बॉर्न हुआ है लेकिन वो लर्निंग में, एजुकेशन में बहुत क्विक है। अब वो जो लर्निंग और एजुकेशन में क्विक है क्योंकि वो वैश्या में बॉर्न हुआ है, उसको बिजनेस ही करना है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है बिजनेस में, वो उसमें प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, नहीं आइडियाज़ क्रिएटिवली नहीं लगा पा रहा है, लेकिन उसको बिजनेस ही करना है। और दूसरी तरफ जो बिजनेस में अच्छा है वो बिजनेस नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितने भी अच्छे आइडियाज़ हो। सो जो थ्योरी ऑफ द कास्ट ये है कि अ ब्राह्मण इज परमिटेड टू कल्टिवेट हिज इंटेलेक्ट, इज नॉट परमिटेड टू लेबर। चाहे उसकी कितनी ही अच्छी नॉलेज हो किसी भी चीज़ को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, बिजनेस को लेकर, वो नहीं कर सकता। उसको लेबर को लुक डाउन ही करना है, उसको एज अ लोअर डिग्रेडेड काम ही देखना है लेबर को। जबकि जो शूद्र जो है उसे लेबर ही करना है, उसे मेहनत ही करना है, उसे कोई दूसरा ऐसा काम ही करना है चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। तो इसका डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस जो है वो आरसी दत्त ने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया है। व्हाट ही सेज इज कास्ट जो है वो मैन को डिवाइटलाइज करता है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर देता है। ये एक स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है, वो मैन को वहीं रोक देता है। एजुकेशन, वेल्थ, लेबर, ये सारी इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए अगर उसको अपनी पूरी मैनहुड में पहुंचना है, अपने बेस्ट अवतार में पहुंचना है तो। लेकिन ये सब नहीं करने दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सिर्फ एजुकेशन विदाउट वेल्थ और लेबर इज़ बैरन। आपके पास सिर्फ एजुकेशन है लेकिन आपके पास कोई पैसे नहीं है, या मान लीजिए आप मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, आपके पास हर चीज़ का एक मिक्स होना चाहिए। वेल्थ विदाउट एजुकेशन एंड वेल्थ इज ब्रूटल। आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, बस आपके पास वेल्थ है, यू डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट यू हैव वेल्थ, यू वोंट बी एबल टू यूज दैट वेल्थ प्रॉपर्ली। तो इसीलिए हर पर्सन के पास वेल्थ, एजुकेशन, लेबर, उसको मेहनत भी करना है, उसे वेल्थ भी अक्यूमुलेट करना है और उसे एजुकेटेड भी होना है। तीनों ज़रूरी है फॉर अ ग्रोथ ऑफ मैन। अब ब्राह्मण जो है वो सिर्फ एजुकेटेड होगा, नॉलेज कल्टिवेट करेगा, क्षत्रिय सिर्फ आर्म्स बेयर करेगा, सिर्फ शस्त्र विद्या में उसका ध्यान रहेगा, वैश्य सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स करेगा, शूद्र सिर्फ लेबर करेगा। इससे क्या हो रहा है कि एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस नहीं आ पा रही है। इससे why should they trouble, why should it is asked why should the शूद्र need trouble to acquire wealth जब तीनों वर्ण उसको सपोर्ट करें। ये क्वेश्चन आ जाता है कि शूद्र को पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है अगर वैश्य वो काम कर रहा है तो, ठीक है। शूद्र को पढ़ने की क्या ज़रूरत है अगर ब्राह्मण वो काम कर रहा है तो, शूद्र को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है अगर क्षत्रिय उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो चतुर्वर्ण की जो थ्योरी वो इस तरीके से समझी जा सकती है कि जो शूद्र को पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सबसे लोएस्ट रंग है शूद्र चतुर्वर्ण के, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य एंड फिर शूद्र। और तीनों वर्णास जो है वो बेसिकली उससे सुपीरियर है, उसके गार्डियंस हैं। तो सिंपल और अल्यूरिंग थ्योरी इसकी यही है कि शूद्र सबसे नीचे है। चतुर्वर्ण जो है वो ना तो नेव प्रूफ है ना फुल प्रूफ है। क्या होगा अगर ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय जो है, मान लीजिए क्या होगा अगर ब्राह्मण नॉलेज परस्यू नहीं कर पा रहा है, एजुकेट नहीं हो पा रहा है, वैश्य प्रॉपर्ली ट्रेड कॉमर्स नहीं कर पा रहा है, क्षत्रिय बेसिकली अच्छा सोल्जर नहीं बन पा रहा है, तो फिर क्या होगा? द थिंग दैट कि कास्ट सिस्टम कैसे उसको फोर्स करे कि आपको यही काम करना है। अब ब्राह्मण को तो फोर्स करता है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना है। व्हाट इफ ब्राह्मण इज नॉट एबल टू एजुकेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ प्रॉपर्ली? ब्राह्मण नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, उसके पास वो स्किल नहीं है एजुकेशन की। सो
suppose that they discharge their functions but flout their duty to the Shudra or to one another. What is to happen to the Shudra if the three class refuse to support him? शूद्रा का क्या होगा अगर तीनों क्लासेस उसको मना कर देंगे सपोर्ट करने से? शूद्रा के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करके रखेगा? चतुर्वर्ण के जो प्रोपोनेंट्स है वो क्या कहते हैं, ये तो इसलिए ताकि शूद्र जो कास्ट है उसको बाकी कास्ट सेफ गार्ड कर सके, पर उस केस में क्या, जब कोई भी कास्ट उसको सेफ गार्ड नहीं कर रही है, उसका गार्डियन नहीं बन रही, तो ये वाइटल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सर्वाइवल के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी होती है, जो कास्ट सिस्टम ने उनको डिनाई किया है। तो ऑन पेपर ये चतुर्वर्ण्य जो यानी जो कास्ट सिस्टम है, बेसिकली जो ये सिस्टम है ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक कास्ट जो है वो दूसरी कास्ट को प्रोटेक्ट कर सके, सेफ गार्ड कर सके, मतलब उनके नीड्स में, कि जैसे एजुकेशन जो है वो सिर्फ ब्राह्मण कास्ट का काम हो, शूद्र का ना हो। लेकिन ऑन थ्योरी क्या हो रहा है, ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप बता रही है। जो तीनों क्लासेस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है इस म्यूचुअल रिलेशनशिप से कि शूद्र ये प्रोवाइड करे और वो तीनों क्लासेस शूद्रा उसको ये प्रोवाइड करे। ब्राह्मण जो है उन्होंने क्षत्रिय को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है और वैश्या को इसलिए रहने दे रहे हैं टू बी एबल टू लिव अपॉन हिम, ताकि वो वैश्यास के ऊपर रह सके। एंड सिमिलरली शूद्रास को तो पूरी तरह से उन्होंने बीट डाउन करके रखा हुआ है, उसको वेल्थ लेना अलाउड नहीं है, उसको तीनों वर्णा से इंडिपेंडेंट तो वो हो ही नहीं सकता, उन्हें तीनों वर्णा के ऊपर डिपेंडेंट होना ही है। वो नॉलेज नहीं ले सकता, वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, वो आर्म्स नहीं ले सकता, वो बिजनेस नेगोशिएशन नहीं कर सकता। तो शूद्रास जो है उनको ताया वर्णिकाज ने ऐसे ट्रीट किया है, एंड एविडेंस बाय द लॉज ऑफ मनु, यानी मनुस्मृति में भी यही चीज़ लिखी गई है कि शूद्रास के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करना है। कोई कोड ही नहीं है ऐसा लॉ का, बहुत ही इन द सेंस कि अम्बेडकर हमें बताना चाह रहे हैं कि कैसे लॉज ऑफ मनु कितने इनफेमस है, जो शूद्रास को पूरी तरीके से बीट डाउन करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंस्टेंस जहाँ पे सोशल इनजस्टिस हो सके, हर तरफ लॉज ऑफ मनु इसी तरीके मनु के लॉज यही सब बातें कर रहे हैं। तो सोशल रेवोल्यूशंस हुए हैं बाकी कंट्रीज़ में, ऐसा क्यों है कि अब शूद्रास के साथ तो इतना बुरा हो ही रहा है, तो ऐसा क्यों है कि ये मास है हमारी कंट्री का, ये इसको टॉलरेट कर रहा है, ये इसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे। हर कंट्री में कहीं ना कहीं सोशल रेवोल्यूशंस हुए हैं, जैसे कि ब्लैक्स ने किया है सोशल रेवोल्यूशन, रेस के अगेंस्ट एवरी कंट्री में कहीं ना कहीं सोशल रेवोल्यूशन में, फ्रेंच ने किया है रेवोल्यूशन में। तो हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? उसका एक आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, कि जो लोअर कास्टेस है उनको कम्प्लीटली ही डिसेबल कर दिया, मतलब उनका सिस्टम इतना ख़राब कर दिया कि वो चाहे तो भी वो रिबेल नहीं कर सकते, ना तो वो लड़ सकते हैं, ना वो फिजिकल वायलेंस का यूज़ कर सकते हैं, ना उनके पास उतनी वेल्थ है कि वो कर सके, ना वो एजुकेटेड है, उनके पास कोई मीन्स ही नहीं है रिबेल करने के, रेवोल्यूशन करने के। तो चतुर्वर्ण के अकाउंट पे शूद्रास को ना एजुकेशन मिली, ना उनके पास वेल्थ है, ना उनके पास डिफेंस, वायलेंस, स्ट्रेंथ, स्वर्ड, वेपन्स कुछ भी नहीं है। तो वो रेवोल्यूशन कर ही नहीं सकते जब उनसे सभी कुछ ले लिया गया है। वो खुद अपनी सैल्वेशन, अपनी लिबरेशन के बारे में सोच नहीं सकते, उनको पूरी तरीके से उनका कोई एस्केप करने का तरीका ही नहीं है। उनको एटर्नल सर्विट्यूड को कंडेम कर दिया कि आपको पूरा जीवन उनको, उनके जनरेशन्स को सिर्फ सर्व करना है, बाकी तीन वर्णास को। एंड ये सच है कि यूरोप में भी, इवन इन यूरोप द स्ट्रॉन्ग हैज़ नॉट श्रंक फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ने द स्पॉयलेशन ऑफ द वीक, बट इन यूरोप द स्ट्रॉन्ग हैव नेवर कंट्राइव टू मेक द वीक हेल्पलेस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यूरोप में भी ये चीज़ हुई है, स्ट्रॉन्ग ने वीक के ऊपर उसको दबाने की कोशिश की है, लेकिन उसको पूरी तरीके से हेल्पलेस नहीं बना दिया है जैसे इंडिया में बना दिया है शूद्रास को। सोशल वॉर जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में हुआ है, और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा वायलेंटली हुआ है, लेकिन फिर भी जो यूरोप में वीक थे उनमें थोड़ी सी फ्रीडम थी कि उनके पास एटलीस्ट मिलिट्री सर्विस थी, उनके पास फिजिकल वेपन था, तो फिजिकल वेपन और मॉरल वेपन उनके पास एजुकेशन में था, तो उनके पास कुछ वेपन्स थे लड़ने के लिए। 3 वेपन्स फॉर इमेंसिपेशन जो थे, जो कि कभी भी वीक से नहीं लिए गए यूरोप में। और ये 3 वेपन्स क्या थे? उनके पास एटलीस्ट पॉलिटिकल वेपन था, मिलिट्री वेपन था, मतलब फिजिकल वेपन, पॉलिटिकल वेपन और मॉरल वेपन।
मिलिट्री वेपन क्या था, मतलब उनके फिजिकल वेपन था उनके मिलिट्री सर्विस, उनका पॉलिटिकल वेपन था उनका सफरेज जो उन्होंने इतना सफ़र किया, और उनका मॉरल वेपन क्या था, उनकी एजुकेशन। तो ये 3 वेपन्स तो यूरोप में भी वीक को स्ट्रॉन्ग ने दी थी, लेकिन ये तीनों तो इंडिया में पूरी तरीके से डिनाई करे गए हैं। तो देयर कैन नॉट बी कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है जिससे हम सोशली उनको डिग्रेड कर सके। वो अपने लोएस्ट लेवल ऑफ डिग्रेडेशन में थे, तो ये पूरी तरीके से हेल्पलेस बना देते हैं उनको, पूरी तरीके से पैरालाइज कर देते हैं, पूरी तरीके से मार ही देते हैं। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर हिस्ट्री इसका एविडेंस है कि किस तरीके से उनको पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया गया है। कोई सिर्फ एक पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का जिसमें पूरी तरीके से फ्रीडम थी, ग्रेटनेस थी, ग्लोरी थी, और वो था पीरियड ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद पूरे समय हमेशा डार्कनेस रही है, डिफीट रही है। मौर्य पीरियड था जब चतुर्वर्ण्य को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जहाँ पे शूद्र जो था वो खुद अपने वो भी रूलर्स बने कंट्री के। तो मौर्य एक ऐसा पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य अगर हम उनकी बात करें, मौर्य डायनेस्टी की, और जैसे ही ये ख़त्म हुए, मौर्यस की रूल ख़त्म हुआ, डिफीट और डार्कनेस और ये चतुर्वर्ण्य का सिस्टम वापस से आ गया। तो डार्कनेस एंड डिफीट का पीरियड कौन सा है, वो वाला पीरियड जिसमें कि चतुर्वर्ण्य सिस्टम था। कास्ट क्या है, मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, यूनिटी नहीं बनने देता। ऐसी ओकेशंस आई थी जहाँ पे सोसाइटी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना चाहिए, एक दूसरे को बचाना चाहिए। जैसे कि वॉर वाली सिचुएशंस में सोसाइटी को अपने सारे रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो वेपन्स हो, सारी जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज थे उनको मोबिलाइज करना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। हर वॉर में होना चाहिए, हर किसी को वॉर करना चाहिए, वॉर भी ज़रूरी है, हर किसी को सोल्जर बनना चाहिए। और क्या ये थ्योरी ऑफ कास्ट में पॉसिबल था? नहीं, ये मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। एक ऐसा वॉर पॉसिबल नहीं था जहाँ की सब लोग आके एक साथ मिलके फाइट कर सके ईविल को। तो डेस्टिनी ऑफ अ डिफीट विच हैज़ बीन द लॉट ऑफ इंडिया इज ड्यू टू कास्ट। कि इंडिया में इतनी बार हार क्यों हुई, चाहे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो, चाहे वो मुगल्स और मोहम्मदन्स के अगेंस्ट हो, ये क्यों हुई? कास्ट की वजह से, क्योंकि कास्ट ने लोगों को मोबिलाइज नहीं होने दिया, यूनाइट नहीं होने दिया। इसी वजह से जो वॉर लड़ी गई थी वो बहुत ही लिमिटेड थी अपने कैरेक्टर में, सिर्फ कुछ लोगों ने मिलकर वॉर लड़ी थी, उसका फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं था, लिमिटेड कैरेक्टर में थी। सिर्फ क्षत्रियाज ने फाइट करा, ब्राह्मण्स और वैश्यास तो आर्म्ड थे ही नहीं, शूद्रास के पास तो वैसे ही कुछ नहीं था, जो कि मेजॉरिटी थे शूद्रास, उनके पास भी कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ एक छोटी सी ग्रुप ऑफ पीपल फाइट कर सकते थे। रिजल्ट क्या था कि एक छोटा सा कास्ट जो क्षत्रियास का था वो हरा ही नहीं पाया फॉरेनर्स को, चाहे वो मोहम्मडन्स हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो। वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। और इसी वजह से जो इंडियन वॉर्स हुई वो हमेशा से सिंगल बैटल्स ही रही है ज़्यादातर, क्योंकि सिर्फ कुछ ही समय में क्षत्रियास को आसानी से हरा दिया जाता था, क्योंकि उनकी क्वांटिटी नहीं थी इतनी, उनकी नंबर नहीं थी, वो इतने थे ही नहीं क्वांटिटी में कि वो फॉरेनर्स को हरा सके। जबकि अगर हम कलेक्टिव पूरी देखें, अब मान लीजिए अगर एक फॉरेन आर्मी आ रही है, तो इंडिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फॉरेन आर्मी की क्वांटिटी तो बहुत कम होगी, नंबर तो बहुत कम होगा, लेकिन क्यों नहीं हो पाए? पूरी पॉपुलेशन ही मोबिलाइज नहीं हो पाई। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप जो क्षत्रियास थे, पहले तो उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते, जिसमें से शूद्रास मेजॉरिटी थे नंबर में, वो मेजॉरिटी तो हटी गई। मेजॉरिटी के बाद जो थोड़े बहुत बचे, माइनॉरिटी पॉपुलेशन बची, उसमें से भी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट ने सिर्फ लड़ाई लड़ी क्षत्रियास ने। तो मोबिलाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल क्षत्रियास कैसे लड़ सकते थे? इतने फ्रेगमेंट्स बन गए थे, जिस वजह से इंडिया जो है वो बैटल्स जीत ही नहीं पाई। इनफैक्ट आर ऑफ डेंजर में भी काम नहीं आ पाया, इसीलिए सोशल यूटिलिटी का टेस्ट तो ये जो है ना फॉलो हो ही नहीं पाया। जो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म है, ना तो वो सोशल यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है, ना वो इंडिविजुअल जस्टिस को सेटिस्फाई करता है। इंडिविजुअल जस्टिस क्योंकि शूद्र अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहा है, सोशल यूटिलिटी क्योंकि एक ऐसे टाइम्स में जहाँ इमरजेंसी वॉर की सिचुएशन में सोशल मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया है, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अम्बेडकर कहते हैं कि उनके एनालिसिस का रिजल्ट क्या है, वो इतना ऑड है कि वो बहुत लोगों को सरप्राइज करेगा, एस्टॉनिश करेगा, क्योंकि कंक्लूजन्स बहुत ऑड है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म पे अटैक किया है। और ये ऑब्जेक्शन है कि जो कि इस बात को रिफ्यूज़ करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनका एनालिसिस गलत है अम्बेडकर का। पर व्हाट अम्बेडकर इज ट्राइंग टू से कि वो लोग अगर इसके अगेंस्ट है,
या अंबेडकर के इस एनालिसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो इसलिए है क्योंकि ये जो इन्होंने एनालिसिस किया है ये वैल्यूज़ फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़म को बहुत सेंट्रल है, और इसी वजह से इतनी सेंट्रल चीज़ों को जिनका इतना वेटेज है एक इतने बड़े मूवमेंट में, वो चीज़ों को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो एनालिसिस है अम्बेडकर का, उसने दिखाया कि रिलीजियस आइडियल्स जो है ये जो कि फॉर्म्स ऑफ डिवाइन गवर्नेंस है, क्योंकि हिंदुइज्म किसके ऊपर बेस्ड है, वेदास के ऊपर, और वेदास क्या है जो गॉड ने रिवील किया है, ये डिवाइन डिवाइन प्रिंसिपल्स है एक तरीके से। सो ये जो डिवाइन गवर्नेंस के फॉर्म है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ये दो तरीके में होते हैं, एक जिसमें सोसाइटी सेंटर में है, दूसरा जिसमें इंडिविजुअल सेंटर में है। तो ये एनालिसिस हमें दिखाता है that for the former the appropriate test of what is good and what is right, that is the test of the moral order is utility। तो अब देखिए जो डिवाइन ऑर्डर है, ठीक है, जो ह्यूमन सोसाइटी का, इसके दो क्लासेस है, एक है सोशली सेंटर्ड, एक है इंडिविजुअली सेंटर्ड। सोशल सेंटर्ड तब होगा जब वो सोशल यूटिलिटी का टेस्ट पास करे, यानी कि किसी इमरजेंसी में, किसी वॉर में, जब वो फॉरेनर को या फिर एनिमी को हरा सके तो वो सोशली यूजफुल होगा। वो जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जैसे यहाँ पे डिवाइन गवर्नेंस का सिस्टम है चतुर्वर्ण्य का, ये सोशली यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉर्स के सिचुएशन में फॉरेनर्स को हरा ही नहीं पाया, ना मोहम्मडन्स को, मुस्लिम्स को, ना ब्रिटिशर्स को, और ना ये इंडिविजुअली सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि ये शूद्रा को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। शूद्रा जो है वो बिल्कुल ही हेल्पलेस है, वो बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं बेयर है, ओपन है, अनप्रोटेक्टेड है, जिसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ना ये सोशल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ना वो इंडिविजुअल जस्टिस का फॉलो करता है। अब क्यों फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म डज नॉट आंसर द टेस्ट ऑफ ईदर यूटिलिटी और जस्टिस इज बिकॉज द रिलीजियस आइडिया ऑफ हिंदुइज्म फॉर डिवाइन गवर्नेंस इज एन आइडियल विच फॉल्स इनटू अ सेपरेट क्लास। मतलब ना तो ये सोशली अप्रोप्रिएट है, ना ये इंडिविजुअली अप्रोप्रिएट है, ये तीसरी ही क्लास अपने आप में बताता है। और ये आइडिया ये क्या है, इसके लिए ना इंडिविजुअल सेंटर पे है ना सोसाइटी सेंटर पे है, इसके लिए सिर्फ एक ही ग्रुप सेंटर पे है, वो है ब्राह्मण्स। तो ये एक ब्राह्मण फेवर्ड रिलीजन है। Those who will bear the dominant and devastating fact in mind will understand why the philosophy of Hinduism was founded on individual justice और social utility। ये सिर्फ उसके ऊपर फाउंड है, सिर्फ ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करने में। अब ऑस्कर वाइल्ड को कोट करते हुए ये सेइंग दैट टू बी इंटेलिजिबल इज टू बी फाउंड आउट। मनु ना तो अफ्रेड है ना अशेम्ड है, मतलब मनु इतनी ओपनली ब्राह्मणिज्म को और ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करा है, लेकिन फिर भी मनुस्मृति को डर ही नहीं। नॉट इन द सेंस मनुस्मृति इज अ पर्सन, इट्स अ टेक्स्ट, बट इन द वे दैट जो राइटर्स हैं मनुस्मृति के, नेमली द ब्राह्मण्स, उन्हें डर ही नहीं है कि वो कोई इस चीज़ को पकड़ लेगा, पॉइंट आउट करेगा, उनको क्रिटिसाइज करेगा कि हाउ मनुस्मृति के जो लॉज हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान मर जाए लेकिन मनुस्मृति को फॉलो करना है, ये लॉज कितने ब्राह्मण फेवर्ड है, और बाकी सबको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर रहे हैं, कम्प्लीटली पावरलेस बना रहे हैं। अब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है उसमें है फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। तो मनुस्मृति मतलब ये जितनी भी स्मृति हुई है उनको हमेशा एलिवेट करने का काम किया गया। और कैसे, किस स्टेटस पे एलिवेट करना है? वेदास की स्टेटस पे। वेदास जो है वो है श्रुतिज। श्रुतिज मतलब जो गॉड ने रिवील करा है। तो स्मृति क्या है? जो कि गॉड की बोली गई बातों को रिमेंबर करते हैं, मेमोराइज, वापस से रिकॉल करके लिखते हैं। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया है? मनुस्मृति जो कि ब्राह्मण ने लिखा है उसको इतना इंपॉर्टेंस देता है कि उसको वेदास के लेवल तक पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में पूरी तरीके से ब्राह्मण फेवर्ड चीज़ें लिखी है जो ब्राह्मण्स को एलिवेट कर रही है। स्मृति जो है उसमें सारी वाइल्ड और लग्जरियस चीज़ें हैं जिसमें कास्ट को बढ़ावा देना चाहिए, और कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देने से ब्राह्मण्स की सुपीरियोरिटी बढ़ेगी, उनके राइट्स बढ़ेंगे, उनके प्रिविलेजेस बनेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा और नीचे होते जाएंगे, दबते जाएंगे अंडर द ब्राह्मण्स और सुपीरियर होते जाएंगे। और यही स्मृतिज की फिलॉसफी है कि ब्राह्मण्स को एलिवेट करना है, बाकी तीनों कास्ट को नीचे डाउनग्रेड करना है, उनको पुश डाउन करना है। और इसीलिए उन्होंने स्मृतिज को किस स्टेटस पे ले गए? बिल्कुल ऐसे ही कि वेदास के स्टेटस पे ले गए, और उसमें वो सक्सीड भी हुए, उन्होंने एडवांटेज भी लिया। और उन्होंने एडवांटेज कैसे लिया? पूरी कंट्री को बर्बाद करके ब्राह्मण्स ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है। तो कंसीडिंग विच ऑर्थोडॉक्स
pious Hindu would do, that the Smritis do not contain the philosophy of Hinduism, but that the same is to be found in the Vedas and the Bhagavad Gita. The question is, what difference would this make in the result? अब यहाँ पे एक बात ये कि स्मृतिज में तो ऐसा कुछ अलग लिखा ही नहीं है जो वेदास में नहीं लिखा है, वेदास में भगवद गीता में भी वही लिखा है, ब्राह्मण्स की पोजीशन को ही एलिवेट करने की बात की जा रही है. इट सीम्स टू मी दैट इट मैटर्स वेरी लिटिल वेदर वन टेक्स स्मृतिज वेदास या भगवद गीता. तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि वेदास, स्मृतिज या भगवद गीता तीनों में क्या बात करी जा रही है? ब्राह्मण्स के बारे में, कि कैसे ब्राह्मण्स की पोजीशंस को एलिवेट करना है. अब यहाँ पर अम्बेडकर कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वेदास में, भगवद गीता में, मनुस्मृति, मतलब नॉट ओनली मनुस्मृति, स्मृतिज में कोई डिफरेंस नहीं है. तीनों चारों चीज़ें जो है वो ब्राह्मण्स की पोजीशन को एलिवेट कर रहे हैं. वेदास ने क्या करा है? चतुर्वर्णा की थ्योरी को ले डाउन किया है, उसको बोला है पुरुष सुक्त. अब ये जो पुरुष सुक्त जो है वो दो बेसिक प्रिंसिपल्स को रिकग्नाइज करता है. पहला, डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 सेक्शंस. तो पुरुष सुक्त के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पूरी सोसाइटी को 4 उसमें हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए. और वो ये भी कहते हैं कि इन चारों सेक्शन की जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से वो अनइक्वल है. चारों ये जो सेक्शंस है वो एक दूसरे में बराबर नहीं है, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे से जो है वो इक्वल नहीं है. तो जैसे भगवद गीता की जब बात करते हैं वो भी जो पढ़ाते हैं वो यही सब चीज़ें हैं. हम उसको कैसे समराइज कर सकते हैं? कृष्णा ने 4 चीज़ों को प्रोनाउंस करा है अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता. आई माई सेल्फ हैव क्रिएटेड द अरेंजमेंट नोन एज चतुर्वर्ण. तो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता कृष्णा कहते हैं कि मैंने खुद ने ये चतुर्वर्णीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा में डिवीजन क्रिएट करा है. चारों को अपने आप में अलग ऑक्यूपेशंस दी है. चारों की अपनी कैपेसिटी क्या है वो मैंने ही डिसाइड किया है. ये ईजियर होगा टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर वर्ना, येट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ वंस ओन वर्ना इज मोर मेरिटोरियस. कृष्णा कहते हैं कि आप ईजी हो सकता है, आपको लग सकता है कि आप किसी दूसरे कास्ट के ऑक्यूपेशन को ज़्यादा इजीली फॉलो कर पाते हो, आप उसके ज़्यादा केपेबल हो. लेकिन सही क्या होगा, मेरिटोरियस क्या होगा, जो आपको पुण्य ला के देगा वो है कि अपने खुद की कास्ट को फॉलो करना, खुद की कास्ट के ऑक्यूपेशन को फॉलो करना. अपने खुद के वर्ण में काम करना जो है वो ही अच्छा है, वो ही ब्लिस है. और भले ही उससे आपको डेथ भी आ जाए लेकिन आपको अपने ही वर्ण की ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है. अब जो एजुकेटेड है उसको अनएजुकेटेड की उसमें सेटल नहीं होना है. सो ही हिमसेल्फ शुड परफॉर्म द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज वर्ण एंड मेक अदर्स परफॉर्म देयर अकॉर्डिंग. ये एजुकेटेड कौन से है? ब्राह्मण्स. की ब्राह्मण्स को अपना ऑक्यूपेशन, अपना वर्ण भी फॉलो करना है, वर्ण के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन, और दूसरे वर्ण के ऑक्यूपेशन को, दूसरे वर्णों को भी अपना ऑक्यूपेशन फॉलो करवाना है. एजुकेटेड मैन जो है वो अपने ऑक्यूपेशन से अटैच ना हो पाए. अनएजुकेटेड है, जो डल माइंडेड है, वो अपने ऑक्यूपेशन से अटैच रहेंगे. सो उनको एजुकेटेड से स्पॉइल नहीं होना, इन द सेंस कि आपको अपने वर्ण के अलावा किसी और ऑक्यूपेशन को फॉलो नहीं करना है, अपने ही वर्ण के ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है. अब कृष्णा कहते हैं, ओ अर्जुन, ये जो रिलीजन ऑफ ड्यूटीज़ है, ऑक्यूपेशन है, यानी कि जो चतुर्वर्ण है, रिलीजन ऑफ ड्यूटीज़ एंड ऑक्यूपेशन, चतुर्वर्ण जो है, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं खुद ही आऊँगा, खुद ही मैं जन्म लूँगा उनको पनिश करने के लिए जो इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना है. मतलब इस तरीके से भगवत गीता में फोर्स करा गया है लोगों को कि वो अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर ऑल ऑफ दिस कि वो कैसे चतुर्वर्ण सिस्टम को फॉलो करें. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही सब्जेक्टिव व्यूज़ है जो एक पर्सन को लेकर है. ये बी आर अम्बेडकर का इन सब चीज़ों में मानना है, तो हम उन्हीं की स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं विच इज़ गिवन इन आर सिलेबस एंड कोर्स. तो गीता की यही पोजिशन है कि वो किस तरीके से, तो गीता की जो पोजिशन है वो कैसे मनुस्मृति से अलग है. तो मनुस्मृति, वेदास, भगवत गीता, सभी चीज़ों के बारे में बात की. गीता जो है वो मनुस्मृति की ही बात करा है नटशेल में. तो जो मनुस्मृति से भाग के गीता पढ़ेंगे, गीता में भी यही बात है. गीता से भाग के वेदा पढ़ेंगे, वेदा में भी यही बात है. हर जगह पे ब्राह्मण की पोजीशन को एलिवेट करने की बात की जा रही, कास्ट सिस्टम को मेंटेन रखने की बात की जा रही है. वेदा की टीचिंग पढ़ेंगे वही चीज़ है. सो एक डिफरेंस हम वेदास और भगवत गीता में वो कर सकते हैं, वो है उसकी जनरल थ्योरी, जो कि स्मृतिज हैं आर कंसर्न्ड इन वर्किंग आउट द पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स ऑफ दैट थ्योरी. तो मनुस्मृति में क्या है, डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है कास्ट सिस्टम के बारे में, जबकि वेदास और भगवत गीता में क्या है, बहुत ही जनरली इसके बारे में बात की गई है. कि बस ये 4 ये है, वरना है, इनके ये ऑक्यूपेशन है. मनुस्मृति में तो और डिटेल में लिखा हुआ है, छोटी से छोटी चीज़ लिखी गई है. बस ये एक डिफरेंस जो है हम वो देख सकते हैं स्मृतिज में, वेदास और भगवत गीता में. बाकी पूरा सेम थ्रेड है, जो सबका फैब्रिक सेम है. इसका रीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि तीनों टेक्स्ट के ऑथर कौन थे? ब्राह्मण थे. जितना भी हिंदू रिलीजियस लिटरेचर है, उपनिषद लिटरेचर को छोड़ के, सबके ऑथर्स ब्राह्मण थे.
तो ब्राह्मण्स ने अपनी खुद की थ्योरीज को वेदास में, भगवत गीता में, स्मृतिज में डाल दिया है, तो अगर आप एक को छोड़ के दूसरा चूज करोगे या पिक करोगे, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सबकी फिलोसफी सेम है। फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म में जो वो सेम ही रहेगी, चाहे वो मनुस्मृति ले ले, चाहे वो वेदास ले ले, चाहे वो भगवत गीता ले ले। दूसरा, मनुस्मृति जो है वो बुक ऑफ लॉज है, एथिक्स के कोड नहीं है, जो कि फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म जो है वो सिर्फ लीगल फिलोसफी है, मॉरल फिलोसफी नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कोड, रूल्स, प्रिंसिपल्स के बारे में हम ऑलरेडी वॉल्यूम 1 में काफ़ी क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एनिलिएशन ऑफ कास्ट का एक डिस्कशन था। तो ये फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म में जो हम बात करें कि कैसे हिंदुज्म जो है वो एक कोडेड रिलीजन है, बस लॉ बेस्ड रिलीजन है, कि ऐसे रूल्स है जो बस थोप दिए गए हैं फोर्सफुली लोगों को फॉलो करने, इसमें खुद के प्रिंसिपल्स, आइडियंस या मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस कंटेंशन का आंसर सिंपल है। अंबेडकर कहते हैं कि हिंदुज्म में मतलब लीगल फिलोसफी और मॉरल फिलोसफी में कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदुज्म में जो मॉरल है वही लीगल है, जो लीगल है वही मॉरल है। मतलब वो देखते ही नहीं कि कोई चीज़ मॉरल है कि नहीं है, बस वही चीज़ उनके लिए लीगल हो गई, वही चीज़ उनके लिए मॉरल हो गई, क्योंकि हिंदुज्म में लीगल मॉरल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है, एविडेंस ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। बहुत इजीली अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि अगर हम धर्म का मीनिंग लें, तो ऋग्वेद में धर्म को क्या बोला गया है? देखिए, धर्म जो है ऋग्वेद में 58 टाइम्स आता है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो हमें क्या बता रहा है कि अम्बेडकर ने वेदास को भी डीपली स्टडी किया है। अच्छा, ऋग्वेद में 58 टाइम्स धर्म वर्ड का यूज़ हुआ था। ये 6 अलग अलग सेंसेस में यूज़ किया जाता है। पहला, एंशियंट कस्टम को बताने के लिए कि धर्म क्या है, जो आपकी पुराना कस्टम है, जो आपका पुराना ट्रेडिशन है, जो चलता रहा है, उसको फॉलो करना इज व्हाट इज धर्म। दूसरा क्या है? धर्म इज लॉज को, रूल्स को फॉलो करना। तीसरा, धर्म जो कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, वो आपका धर्म है। चौथा, कोर्स ऑफ नेचर। पांचवा, क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस। एंड छठा, द ड्यूटी ऑफ गुड एंड इवल। ये 6 चीज़ें जो है इन अलग अलग सेंसेस में धर्म का यूज़ किया है। तो हम ये देखेंगे पूरे शुरुआत से कि धर्म जो है उसके 2 फोल्ड कॉनोटेशन है, लॉ भी है, मॉरल भी है। तो धर्म जो है, धर्म इज समथिंग विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू लॉ, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू मॉरल। मतलब आप धर्म को फॉलो करो तो आप लीगल को भी फॉलो कर रहे हो, आप मॉरलिटी को भी फॉलो कर रहे हो। तो ये एक रीज़न है कि क्यों हिंदुइज्म में लीगल फिलोसफी और मॉरल फिलोसफी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब हिंदूज में एक मोरालिटी का कोई कोड ही नहीं है, जो उनके लिए लीगल है वही उनके लिए मॉरल है। तो it is very pertinent to ask the nature and character of conduct which the Hindu code of ethics declares to be moral. अब हम देखें अगर नेचर ऑफ कंडक्ट जो कि हिंदू को लगता है मॉरल है, ये अच्छा होगा ये इस साथ से शुरुआत करना कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कंडक्ट जिसे हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो एथिक्स में 3 टाइप के कंडक्ट क्या है? पहला, ऐसा कंडक्ट जो कि इंस्टिंक्ट और फंडामेंटल नीड से राइज हो रहा है। दूसरा, कंडक्ट्स रेगुलेटेड बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। और तीसरे टाइप का कंडक्ट क्या होता है? रेगुलेटेड बाय इंडिविजुअल कॉन्शियस। तो हमारे कंडक्ट्स जो है हम उसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पहला कंडक्ट है हमारे फंडामेंटल नीड्स के ऊपर बेस्ड है, हमारी क्या ज़रूरतें हैं। दूसरे हमारे कंडक्ट्स जो बेस्ड है वो है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है कि सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है। तीसरा कंडक्ट जो बेस्ड है वो हमें इंडिविजुअल कॉन्शियस के ऊपर बेस्ड है कि हमारा कॉन्शियस क्या कहता है। पहले लेवल पे जो कंडक्ट है वो मॉरल नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे नीड के ऊपर बेस्ड है। तो नीड के ऊपर बेस्ड होने के कारण हम वही करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। दूसरा हमारा जो कंडक्ट है वो इमोरल नहीं है, लेकिन वो अनमोरल है। इमोरल और अनमोरल में डिफरेंस होता है। इमोरल इन द सेंस जो मॉरल नहीं है, और अनमोरल मतलब जिसका मोरालिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है।
अनमोरल का मतलब इसका रिजल्ट जो होता है वो मॉरल से रिलेटेड, इमोरालिटी से रिलेटेड होता है। इसका पर्पस होता है वैल्यूएबल, कि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, हमारे लिए वैल्यूएबल है, मतलब वो कंडक्ट बाय फंडामेंटल नीड्स है। ठीक है, तो इसके फोर्सेज जो होते हैं बायोलॉजिकल होते हैं, सोशियोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। मतलब हमारा कंडक्ट जो होता है वो हमारी सोशियोलॉजी, बायोलॉजी या फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। उनका पर्पस जो होता है जैसे हमारी भूख मिटाना या एनिमी से अपना बचाव करना, हमारी नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सो ये प्रॉपरली मॉरल नहीं होता है। दूसरे लेवल पे जो कंडक्ट होता है ये ऑफकोर्स सोशल होता है। ठीक है, जब एक ग्रुप ऑफ मेन एक सर्टन तरीके से रह रहे हैं जिसको हम फोक वेज बोलते हैं, तो हमें फोक वेज मतलब कि जो पूरे ग्रुप और सोसाइटी के लिए कॉमन होता है, वो अप्रूव्ड वेज होते हैं कि जो पूरी सोसाइटी जिस चीज़ को, मेजॉरिटी में जो लोग जिस चीज़ को अप्रूव करते हैं, कैसे एक्ट करना है, कैसे आपको अपने आप को कंडक्ट करना है, और ये चीज़, ये कंडक्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है। इसीलिए इनको कहा जाता है मॉरल्स ऑफ द ग्रुप। ये ग्रुप के मॉरल्स है कि आप जिस समय जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस ग्रुप में रह रहे हो, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उस समय के मॉरल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मॉरल्स है वो चेंज होते रहते हैं। इसका जजमेंट कौन करता है? ग्रुप्स करते हैं। वेलफेयर ऑफ ग्रुप जो है ये इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इन मॉरल्स को फॉलो करके पूरे ग्रुप का भला कर रहे हो, क्योंकि पूरे ग्रुप की आप रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो। तो इंडिविजुअल की ड्यूटी हो जाती है कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो आप उस ग्रुप का डिसअप्रूवल फील ना करो किसी भी तरीके से, आप वही करो जिस चीज़ से ग्रुप अग्री करता हो। तो वी कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कॉल द कंडक्ट मॉरल। ये पूरे तरीके से मॉरल नहीं, ये सिर्फ ग्रुप वाइज है, मतलब एक गुड है। एक तरीके से हम इसको एक स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस से जज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी से जज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है कि वो चीज़ जो कही गई है वो गलत है सोसाइटी की, गलत एक सोसाइटी जो है वो इमोरल चीज़ को फॉलो कर रही है, लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी फॉलो कर रही है तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो तीसरे लेवल का कंडक्ट है ये है कम्प्लीटली मॉरल, जो कि इंडिविजुअल कॉन्शियंस के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि इंडिविजुअल के पास इतनी पावर है कि वो सही गलत अच्छे बुरे को चूज कर सके। और जब इंडिविजुअल अपने कॉन्शियंस का यूज़ करता है तो वो पूरी फुलफिलमेंट के साथ उस एक्टिविटी को करता है। तो वो सिर्फ वो एक्सेप्ट नहीं करता जो उसकी नीड है या जो सोसाइटी ने उसको कहा है, वो एक्सेप्ट करता है जो वो करना चाहता है, वो उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और ये उसकी रिफ्लेक्टिव मोरालिटी होती है। तो हिंदू मोरालिटी किस लेवल पे स्टैंड होती है? ऑफकोर्स तीसरे लेवल पे तो नहीं होती है। हिंदू जो है वो सोशल है, लेकिन वो कम्प्लीटली मॉरल नहीं है। तो हिंदू जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो सिर्फ सोसाइटी की तरह काम करते हैं, क्योंकि हिंदू कंडक्ट जो है ना, हिंदुज़म के अकॉर्डिंग जो कंडक्ट है वो सोशल कंडक्ट है, जो बस सोसाइटी फॉलो कर रही है, जो एक प्रिस्क्राइब कर दिया सोसाइटी ने वेदास के थ्रू या स्मृतिज के थ्रू या गीता के थ्रू, उसे वही फॉलो करना है, उसे सोसाइटी का टूल बनना है। तो वो एक अपने आप में फ्री एजेंट नहीं है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। उसका जो सिन है, जो वो पाप करता है, वो उसके कारण अनमोरल काम नहीं करता है। अब जैसे कि विष्णु के जो इंस्टीट्यूट्स है वो 9 क्लासेस में सिन को डिवाइड करते हैं। पहले है डेडली सिंस, जैसे अतिपतक कहते हैं, ये है सर्टन फॉर्म्स ऑफ इंसेस्ट टू बी अटोन फॉर ओनली बाय बर्निंग। ठीक है, फिर ग्रेट सिंस जैसे महापतक कहते हैं, जैसे कि पहला सिन डेडली सिंस मतलब जो कि जलाने से या ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ग्रेट सिंस अगर आप किसी ब्राह्मण को मार रहे हो, मतलब आप सोचिए कि आपका शराब पीना, ब्राह्मण को मारना, ब्राह्मण का सोना चुराना, गुरु की वाइफ के साथ इनफिडेलिटी या फिर सेक्सुअल रिलेशंस रखना, गुरु आपके टीचर की वाइफ के साथ रखना, ये सारे ये जो है वो ग्रेट सिंस है, महापतक। थर्ड टाइप ऑफ सिंस जो है वो है माइनर सिंस यानी कि अनुपतक, अनु इज स्मॉल। तो इसमें होता है कि बाकी क्लासेस के लोगों को मारना, दोस्त को मारने के फॉल्स गलत एविडेंस देना, ब्राह्मण से कुछ उसके लैंड वगैरह को चुराना। तो आप ये सोचिए कि ग्रेट सिंस में किलिंग ऑफ ब्राह्मण है, लेकिन माइनर सिंस में क्या है? बाकी क्लास के लोगों को मारना। मतलब कि एक ब्राह्मण को मारना जो है वो ज़्यादा बड़ा पाप है, और एक क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र को मारना इतना बड़ा पाप नहीं है। दिस इज़ वॉट विष्णु के इंस्टीट्यूट्स टीच अबाउट द सिंस, कि आप एक दूसरी क्लास के इंसान को मारने को एक ब्राह्मण के लैंड को चुराने से कंपेयर करके, आप एक ब्राह्मण से लैंड चुराओगे या फिर एक किसी दूसरे क्लास के इंसान को मार डालोगे, ये दोनों सिंस एक बराबर लेवल पे है। ठीक है, भगवान को उनके डेथ्स नहीं देना वगैरह वगैरह, मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखना, सॉरी
सॉरी, भगवान में विश्वास नहीं रखना है। उपपतक तो माइनर सिंस में ही है, सिंस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर, मतलब माइनर जो अनुपतक है वो महापतक की तरह है। फिर है उपपतक। उपपतक मतलब कि झूठा स्टेटमेंट देना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करना, एडल्ट्री को फॉलो करना, या फिर ज़बरदस्ती ऑक्यूपेशन, अनलॉफुल ऑक्यूपेशन, अपने बड़े भाई से पहले शादी कर लेना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। भगवान में विश्वास नहीं रखना। फिर सिंस इफेक्टिंग लॉस ऑफ कास्ट, जिसे बोलते हैं जाति ब्रह्मस्कर, सॉरी जाति ब्रह्मस्कार। जाति ब्रह्मस्कार मतलब कि ब्राह्मण को किसी तरीके से मारना, पीटना, फिजिकल पेन देना, उन चीज़ों को सूंघना जिन्हें नहीं सूंघना चाहिए, झूठ बोलना या झूठी तरीके से ट्रेड करना, इस तरीके से अननेचुरल क्राइम्स, डिसऑनेस्ट डीलिंग, अगर आप व्यापार में ट्रेड में झूठ बोल रहे हो। सिंस विच डिक्रेट टू अ मिक्स्ड कास्ट, जिसको कहते हैं समकरीकरण, यानी कि एनिमल्स को मारना करना। फिर 7वें टाइप का सिन कौन से है? रेंडर वन अनवर्दी टू रिसीव एल्म्स, दैट इज अपत्रीकरण, जो कि गलत लोगों से भिक्षा लेना, ट्रेड मनी, झूठ बोलना, उधार लेना, या शूद्रा को सर्व करना। आप देखो यहाँ पर इस टाइप के अपत्रीकरण में एक शूद्रा को सर्व करना भी पाप माना गया, कि अगर आप एक शूद्रा की हेल्प करते हो, उसको सर्व करते हो, वो भी एक तरीके से पाप है। फिर 8 टाइप है सिन कॉजिंग डिफिलमेंट, डेट इज मलवह, यानी कि बर्ड्स को मारना, एम्फीबियस एनिमल्स जैसे कि जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रह लेते हैं, जो जो होते हैं क्रोकोडाइल या फिर फ्रॉग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक्वेटिक एनिमल्स को मारना, कीड़े मच्छर वगैरह को मारना, उनको खाना, या फिर इस तरीके से ये सब चीज़ें। नटमेग्स वगैरह जो कि नशीली चीज़ें होती हैं उनको खाना। फिर होते हैं मिसलेनियस सिन, जैसे होते हैं प्रकीर्णक। सो प्रकीर्णक मतलब कि those not already mentioned, this list of sins is not exhaustive but it is long enough, और बहुत सारी इसमें चीज़ें आती है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो और पाप में काउंट होती है। तो सबसे पहले ये हो जिसमें जैसे मिसलेनियस में आते हैं कि कैसे आपको जो कंडक्ट को फॉलो करना है, अगर आप उस कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो वो एक पाप में आता है। फिर उसके बाद कैसे दूसरी तरह पे कि अनक्लीन वगैरह, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर दी। सो रूट मीनिंग ऑफ द टर्म पतक इज टू बी डिफाइल्ड, टू बिकम अनक्लीन, अशुद्ध जिसे हो जाना बोलते हैं। जो आप पाप करते हो तो आप अशुद्ध हो जाते हो। इसका मतलब पतन, पतक मतलब पतन, पतन मीन्स टू फॉल डाउन, मतलब और उसका मतलब होता है अस्वोच, मतलब अनक्लीन हो जाना। तो किसी भी केस में अकॉर्डिंग टू हिंदू नोशन इज अ डिजीज ऑफ द सोल। ये सारे सोल के सो किसी भी केस में डिजीज क्या है, मतलब सिन क्या है, पाप क्या है, डिजीज है सोल की, जो पूरी सोल को खराब कर देगी, अनक्लीन कर देगी। ये है मतलब बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, या तो तीर्थ यात्रा से, या फिर आपको कुछ पश्चाताप, सैक्रिफाइस वगैरह करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें, तो ये दिखाता है कि हिंदूज़ की मोरालिटी जो है वो सिर्फ सोशल नहीं है। इसका मतलब कि हिंदूज़ की मोरालिटी पूरी तरीके से ट्रेडिशनल और कस्टमरी है। सोशल क्यों नहीं है? क्योंकि सोशल मोरालिटी जो होती है वो भी चेंज होती रहती है हर टाइम पे, लेकिन हिंदूज़ की मोरालिटी कैसी है? वो सोशल भी नहीं है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है, जैसी है वो वैसी के वैसी ही रहेगी। तो अब कस्टम मोरालिटी, ईवल्स ऑफ कस्टम मोरालिटी के भी दो होते हैं, दो ईवल्स होते हैं कस्टमरी मोरालिटी के। पहला क्या होता है कि देयर इज़ नो श्योरिटी दैट इट विल ऑलवेज बी चार्ज विद सिंसियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ मोटिव, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उसका जो पर्पस, उसका जो मोटिव होता है वो प्योर ही होता है, क्योंकि इट इज़ ओनली व्हेन मोरालिटी पेनिट्रेट्स टू द डीपेस्ट स्प्रिंग्स ऑफ पर्पस, जब वो सबसे हमारे डीपेस्ट उसको टच करती है ना, सिर्फ तभी हम बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर में कोई जगह प्रिटेंस नहीं होगा, एक्चुअली में होगा। सेकेंड प्लेस में कस्टमरी मोरालिटी, क्योंकि कस्टमरी मोरालिटी तो हमारे डीपेस्ट सोल को, एथिक्स को टच ही नहीं करती है, तो ये सब एक प्रिटेंशन बन के रह जाता है एक समय पर। और सेकेंड प्लेस में कस्टमरी मोरालिटी जो है वो एक एंकर, एक ड्रैग है। एंकर इसलिए क्योंकि हमें एक ही जगह पर रोक के रखती है, हमें वो घसीटती रहती है, बट प्रोग्रेस नहीं करती है, मूव नहीं करती है। तो मैन जो है वो आगे बढ़ना भूल जाता है, बस हमेशा वैसे के वैसे रह जाता है। तो कस्टमरी मोरालिटी मॉरल स्टैग्नेशन का दूसरा नाम है। मॉरल स्टैग्नेशन मतलब वहीं की वहीं मोरालिटी आके बस थम जाती है, रुक जाती है।
और ये कस्टमरी मोरालिटी के हर केस में ट्रू है। तो हिंदूज़ की जो कस्टमरी मोरालिटी है उसकी जो है एक और मतलब एक ईवल फीचर है कि कस्टमरी मोरालिटी जो है वो मेरिटोरियस कंडक्ट के साथ इक्वेट करे गया है। तो मेरिटोरियस कंडक्ट क्या है, विच इज़ गुड फ्रॉम द जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट अमंग द हिंदुइज्म मेरिटोरियस कंसर्ट जो है वो वर्शिप ऑफ गॉड या जनरल गुड ऑफ कम्युनिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। मेरिटोरियस या अच्छा काम वो नहीं है जो जनरल गुड के साथ रिलेटेड है। मेरिटोरियस कंडक्ट वो है जब आप ब्राह्मण्स को ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो हिंदू एथिक्स, हिंदू मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को सर्व करने में निकल जाती है। तो what difference would I have made if I had taken Hindu ethics as the basis for deducing philosophy of Hinduism? क्योंकि philosophy of Hinduism जो है वो हिंदू एथिक्स के ऊपर बेस नहीं किया अम्बेडकर ने, उसने मनुस्मृतिज के यानी स्मृतिज, वेदास और गीता के ऊपर बेस किए। जो हिंदुइज्म के स्टूडेंट्स हैं वो ये भूल जाते हैं कि जैसे हिंदुइज्म में लॉ और रिलीजन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी तरीके से लॉ और एथिक्स के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब हिंदुइज्म लॉ को, एथिक्स को, रिलीजन को, तीनों को एक ही तरीके से मानता है। तो इसी वजह से हिंदू एथिक्स जो है कैन नॉट बी टेकन एज द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। थर्डली, ये ऑब्जेक्ट करा जाएगा दैट आई प्रेजेंटेड एन ऑल टुगेदर फॉल्स पिक्चर ऑफ हिंदुइज्म। तो एक ऑब्जेक्शन ये आएगा कि अम्बेडकर ने जो हिंदुइज्म के बारे में वो तो पूरा ही झूठ है, पूरा ही गलत है, क्योंकि उन्होंने उपनिषद को लिया ही नहीं है ट्रू सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी की तरह। तो अम्बेडकर कहते हैं कि येस, मैं मानता हूँ कि मैंने उपनिषद को फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उसका रीज़न जो है वो क्यों है कि फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन, तो वो हिंदू फिलोसफी के साथ कंसर्न नहीं है, वो कंसर्न है रिलीजन के साथ कंसर्न है। यू नो, फिलोसफी ऑफ, आई एम कंसर्न विथ फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म एज अ पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ रिलीजन। तो उनका मेन कंसर्न है फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। अगर वो, यू नो, आई एम नॉट कंसर्न विथ हिंदू फिलोसफी, बट देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इट। तो अगर वो हिंदू फिलोसफी के साथ कंसर्न होते ना, तो यू नो उन्होंने उपनिषद को पढ़ा होता या फिर कंसिडर किया होता। सो I am quite willing to deal with it as so as to leave no doubt that what I have shown to be the philosophy of Hinduism is the philosophy of Upanishads. तो philosophy of Upanishads है, बहुत कम शब्दों में उसको स्टेट करते हैं अम्बेडकर। एंड हक्सली, जैसे कि उसको हक्सली को कोट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उपनिषद्स के बारे में बोला है परमानेंट रियलिटी को सपोज करते हुए या सब्सटेंस के बारे में बोलते हुए, बीनीथ द शिफ्टिंग सीरीज ऑफ फिनोमेना वेदर ऑफ मैटर और ऑफ माइंड द सब्सटेंस ऑफ द कॉस्मोस वाज ब्रह्म। उपनिषद क्या बोलते हैं? ब्रह्म इज द अल्टीमेट थिंग, अल्टीमेट रियलिटी। और इंडिविजुअल मैन क्या है? आत्मन। आत्मन को किससे मिलना है? ब्राह्मण के साथ, ब्रह्म के साथ, यानी ब्राह्मण के साथ, यू नो, ब्रह्मन एंड द आत्मन का मिलाप होना चाहिए। और सिर्फ एक फिनोमिनल एनवेलोप से आत्मन और ब्रह्मा एक दूसरे से अलग अलग है। सेंसेशन, थॉट, डिजायर, प्लेजर, पेन से वो। सो आत्मन therefore remains eternally imprisoned in delusions। आत्मन जो है वो हमेशा illusions में घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। Of what use is this philosophy of the Upanishads? The philosophy of the Upanishads means withdrawal from the struggle for existence by resort to asceticism। उपनिषद क्या बोल रहा है? अरे क्यों सर्वाइव करना है, क्यों एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है, आप तो सब छोड़ छाड़ के रिनाउंस कर लो, यू नो, सेल्फ मोटिफिकेशन। सो एज अ वे ऑफ लाइफ इट वॉज कंडेम्ड बाय हक्सली। हक्सली ने इसको रिजेक्ट किया है कि दिस वे ऑफ लाइफ जो आप हर चीज़ को छोड़ रहे हो, रिनाउंस कर रहे हो, आप एसेटिक बन के रह रहे हो, दिस शुड नॉट बी फॉलोड। नो मोर थरो मोर्टिफिकेशन ऑफ द फ्लैश हैज़ एवर बीन अटेम्प्टेड। कि आप पूरी बॉडी को, मटीरियल गेम्स को, वर्ल्ड को छोड़ छाड़ के आप एक एसेटिक कैरेक्टर के बन रहे हो, यू नो, which but for its knowledge acknowledged holiness might run the risk of being confounded with idiocy। The condemnation of the philosophy of Upanishads is nothing as compared to the denunciation of the same by लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने भी इसी तरीके से फिलोसफी ऑफ मतलब उपनिषद्स को कंडेम किया। उपनिषद्स जो है वो ये कहते हैं कि by knowing which everything is known, this quest for the absolute is the basis of all spurious metaphysics of India। कि बस, यू नो, एब्सोल्यूट और रियलिटी और उस ब्राह्मण जो अपने जिसके बारे में बात करते हैं उस एब्सोल्यूट की सर्च में पूरी सब ऐसी मेटाफिजिक्स क्रिएट हो रही है इंडिया में जो बिल्कुल ही, यू नो, इट्स नॉट वर्थ इट। और यू नो पूरी अपसर्ड एंड बिल्कुल फैंसीज और इससे भरी हुई है हमारी पूरी मेटाफिजिक्स इसके कारण। और हम लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए कि ये वर्थलेस है, इनका कोई वर्थ ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये एक तरीके से फैंटसीज और स्पेकुलेशंस और इन सब से हैं। हम एक ही क्लासिकल टेक्स्ट को एडिट री-एडिट करते रहते हैं, यू नो। एंड व्हाट कुड यूरोप बी इफ फ्रेडरिक हैरिसन, ब्रियो, बीबल, एनाटोल फ्रांस, हर्वी, हाइकेल, गिडिंग्स, मार्शल should deploy their time in composing treatises on Duns Scotus and Thomas Aquinas and discussing the merits of the laws of the Pentateuch of the poetry of
बेवल। तो व्हाट लाला हरदयाल इज ट्राइंग टू से कि जो ये उपनिषद की फिलोसफी है उस अल्टीमेट, उस एब्सोल्यूट को जानने में इससे इतनी एकदम ऐसी मेटाफिजिक्स आ रही है विच इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, कम्प्लीटली वर्थलेस, जो कि कुछ भी हमें बताएगी नहीं। सो ये जो हमारे 6 दर्शन हमने इस्टेब्लिश किए फिलोसफी में, ये कोई विजडम नहीं है, ये सब झूठ है, दिखावा है, ये सब बिल्कुल डेड है। एंड इसके थ्रू हम विजडम को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ऐसे फालतू सी मेटाफिजिकल ट्रीटिसीज को देखते हैं। सो ये एंडलेस चीज़ें हैं जो जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो उपनिषद philosophy, but does the Upanishad philosophy have any influence of Hinduism? No doubt that it turned out to be most ineffective and inconsequential piece of speculation with no effect on the moral and social order of Hindus. तो अम्बेडकर कहते हैं कि उपनिषद का हिंदुइज्म के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया है। उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ऑब्वियस है, जो फिलोसफी ऑफ उपनिषद है ये इनकम्प्लीट रही है और इसी वजह से मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाई, तो जो उसका रिजल्ट उसको बेयर करना चाहिए वो नहीं कर पाई। What is the keynote of Upanishads? In the words of Professor Max Muller, the keynote of the Upanishads is know thyself. The know thyself of the Upanishads means thy true self. तो मैक्स म्यूलर ने क्या करा कि उपनिषद क्या बोल रहा है? अपने आप को जानो, अपने सच्चे आप को जानो। तो that which underlies thine ego and find it and know it in the highest, the eternal self, the one without a second, which underlies the whole world. That Atman and Brahman were one was the truth, the great truth which the Upanishads said they had discovered, and they asked man to know this truth. तो उपनिषद बोलते कि उन्होंने तो इस आत्मन ब्राह्मण के थ्रू ग्रेट ट्रूथ, वो अल्टीमेट ट्रूथ को पहचान लिया, अब हमारी बारी उसको पहचानने की। अब क्या रीजंस है कि फिलोसफी ऑफ उपनिषद जो है वो पूरी तरीके से इनफेक्टिव हो गई? अम्बेडकर डज नॉट डिस्कस दिस इन दिस टेस्ट। एक रीज़न जो वो बताते वो ये है कि उपनिषद के जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं करा कि सिर्फ ट्रूथ को जानना काफ़ी नहीं है, उस ट्रूथ को समझना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा। फिलोसफी ऑफ रिलीजन को हमें 2 तरीक़ों से डालना पड़ेगा। फिलोसफी जो है वो नोइंग ट्रूथ से कंसर्न है, रिलीजन जो है वो लव ऑफ ट्रूथ से कंसर्न है। कि फिलोसफी से हम ट्रूथ को जानते हैं, लेकिन रिलीजन से हम इस ट्रूथ को फॉलो करते हैं, इस ट्रूथ को प्यार करते हैं, बेसिकली उस ट्रूथ को समझ के प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिलोसफी स्टैटिक है, हमने एक बार ट्रूथ को जान लिया, फिलोसफी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन रिलीजन डायनामिक है, हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये 2 डिफरेंसेस हैं जो कि एक ही चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स हैं। फिलोसफी क्यों स्टैटिक है, रुकी हुई, क्योंकि वो सिर्फ ट्रूथ को जानने तक सीमित है। और रिलीजन डायनामिक क्यों है? क्योंकि वो लव ऑफ ट्रूथ से काम करती है, कि वो कैसे हमें ट्रूथ को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्यार करना है। सो मैक्स प्लोमैन को कोट करते हुए अम्बेडकर अगेन सेज, अनलेस रिलीजन इज डायनामिक एंड बिगेट्स इन अस द मोशन ऑफ लव फॉर समथिंग, इट इज़ बेटर टू बी विदाउट एनीथिंग दैट वी कॉल रिलीजन। तो जब तक रिलीजन डायनामिक नहीं हो, चेंज नहीं हो, हम उसको रिलीजन नहीं बुला सकते। रिलीजन क्या है? परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, और परसेप्शन के साथ हमारा लव फॉर ट्रूथ होना चाहिए। डेविल हिमसेल्फ इज वन हु हैज सीन द ट्रूथ ओनली टू हेट इट। टेनिसन से तो डेविल कौन है? डेविल वो है जिसने ट्रूथ को देखा तो है, लेकिन उसको हेट करता है, उसको लव नहीं करता है। तो आपने रिलीजन क्या है? अगर आप ट्रूथ को लव नहीं करते हो, यू आर अ डेविल। टेनिसन को कोट करते हुए अम्बेडकर कहते हैं कि वी मस्ट लव द हाईएस्ट व्हेन वी सी इट। हमें उसको लव करना है, उससे प्यार करना। नो दिस लव एंड प्यार इज़ वेरी डिफरेंट, उसका नोशन हम यहाँ प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे, बट इट्स लाइक व्हेन यू लव समथिंग ना, यू आर कम्प्लीटली बाउंड बाय इट। आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, बिकॉज आपको पता चल गया दैट इज़ व्हाट द अल्टीमेट गुड इज, दैट इज़ व्हाट द सुप्रीम इज। वो ही अल्टीमेट सच्चाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो कम्प्लीटली सही है। तो आप अगर उस कम्प्लीटली सही को ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। That is the fate of all transcendental philosophies. They have no influence on the way of life. तो जैसे ब्लेक ने कहा, रिलीजन इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज ब्रदरहुड। फिलोसफी तभी रिलीजन बनता है जब वो एक वर्किंग एथिक में हम उसको पुट करते हैं, तो वो सिर्फ एक मेटाफिजिक्स नहीं रहता है। मिस्टर प्लाउमैन भी कहते हैं, रिलीजन वरस मेटाफिजिक्स एंड नथिंग एल्स, वन थिंग इज सर्टेन, इट वुड नेवर बी द कंसर्न ऑफ सिंपल एंड हम्बल मैन। तो व्हाट एवरीबडी इज ट्राइंग टू से इज कि रिलीजन जो है, इट शुड बी मोर देन फिलोसफी, इट शुड बी डायनामिक, इट शुड बी चेंजिंग। तो टू कीप, और according to Ambedkar, philosophy of Hinduism is static, and similarly religion of Hinduism is static. To keep it wholly in the realm of metaphysics is to make nonsense of it, for belief in religion as in something not directly and vitally effective of politics is ultimately belief that is strictly speaking idiotic, because in the effective sense such a belief makes no difference, and that is the world of time and space and makes no difference, does not exist. तो इन reasons की वजह से उपनिषद की जो philosophy है वो ineffective रही है। It is therefore incontrovertible that notwithstanding the Hindu code of ethics, notwithstanding the philosophy of Upanishads,
debate abate from the philosophy. I mean, there's a propounded by Manu. So Hinduism, its name is equality. By ending it, Ambedkar says this only कि Hinduism का मतलब क्या है? The only meaning of Hinduism is inequality.